IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, फिर IAS एग्जाम में टॉप रैंक। ये क्रेडेंशियल देखकर लगता है कि किसी इंसान ने वर्ल्डली सक्सेस का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। लेकिन प्रशांत त्रिपाठी, जिन्हें पूरी दुनिया आचार्य प्रशांत के नाम से जानती है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आज उनके ऑनलाइन मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो इंडिया के एक लीडिंग, शायद सबसे प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल एजुकेटर के रूप में देखे जाते हैं। वो आपके ट्रेडिशनल सैफरॉन क्लैड बाबा नहीं हैं, जिनके चारों तरफ धुनी रमाई हो। उनके फॉलोअर्स उन्हें एक अद्वैत फॉलोअर, ऑथर और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देखते हैं। उनका अपील और पॉपुलैरिटी एजुकेटेड यूथ में जबरदस्त है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और यह है लॉजिकल आयाम। आज के वीडियो में बात करेंगे आचार्य प्रशांत की, जिनके बारे में अनपैक करने के लिए बहुत कुछ है। उनकी अचीवमेंट, उनका शार्प इंटेलेक्ट, उनकी बेबाक बातें और हाँ, क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज भी। इस वीडियो का मकसद है उनकी टीचिंग्स को, उनके पर्सोना को, जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उसका एक क्रिटिकल, थोड़ा स्केप्टिकल एनालिसिस करना थ्रू एग्नोस्टिक लेंस। आचार्य प्रशांत जैसे लोग जो मिलियंस ऑफ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बहुत जरूरी है, ये देखने के लिए कि क्या सच में वो ऐसे रिफॉर्मिस्ट हैं जो आपको रिलीजियस डॉगमा से यानी हठ धर्मिता से मुक्ति दिला सकते हैं, या फिर हम एक नए, ज्यादा इंटेलेक्चुअली पैकेज्ड और शायद ज्यादा सटल फॉर्म वाले डॉगमा को ही देख रहे हैं। चलिए इसकी थोड़ी गहराई में पड़ताल करते हैं। मैं जानता हूँ आचार्य प्रशांत के फैंस करोड़ों में हैं और शायद कुछ लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बुरा लगे, तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद ही कोई कमेंट करिए, ना कि सिर्फ थंबनेल और इंट्रो देखकर। आचार्य प्रशांत की फिलॉसफी अद्वैत वेदांत में डीपली रूटेड है। ये नॉन ड्यूअलिज्म की एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी है, यानी अहम ब्रह्मास्मि। सिंपल शब्दों में फिलॉसफी कहती है कि अल्टीमेटली रियलिटी एक ही है। आचार्य प्रशांत इस कॉम्प्लेक्स एंशिएंट विजडम को एक मॉडर्न, अक्सर बहुत ही रैशनल साउंडिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो खुद को एक रिफॉर्मिस्ट कहते हैं जो वेदांत का असली मतलब समझाते हैं, डायरेक्ट रियलाइजेशन पर जोर देते हैं, रिचुअल्स और अंधविश्वास से दूर भागने की बात करते हैं। वो फेमसली कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कॉमन सेंस है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि ये सब क्या है और क्यों है? ये सुनने में बहुत अपीलिंग लगता है, खासकर उनका एंटी रिचुअल स्टांस। लेकिन एक एग्नोस्टिक स्टैंड पॉइंट से ये इमीडिएट सवाल उठता है, अद्वैत वेदांत ही क्यों? इतनी सारी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं दुनिया भर में, तो सिर्फ ये एंशिएंट टेक्स्ट ही क्यों अल्टीमेट ट्रुथ माना जाना चाहिए? वेदांत की भी अपनी हिस्ट्री रही है, उसमें भी अलग अलग तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग अलग तरह की डिबेट्स रही हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है अद्वैत वेदांत की, जो ओरिजिनल नॉन ड्यूअलिज्म है, जिसे शुरू किया था आदि शंकराचार्य ने 8वीं सेंचुरी में, जो कहता है कि ब्राह्मण ही अल्टीमेट रियलिटी है और आत्मन यानी सेल्फ और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। उसके बाद आता है विशिष्ट अद्वैत वेदांत यानी क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, जिसे शुरू किया था रामानुजाचार्य ने 11वीं सेंचुरी में, जो कहते हैं आत्मन और ब्राह्मण एक ही रियल अल्टीमेट रियलिटी का पार्ट है, लेकिन एक कंप्लीट नॉन ड्यूअलिटी नहीं। गॉड यानी ईश्वर, विष्णु, नारायण इज सुप्रीम पर्सनल बीइंग और सोल्स आर पार्ट ऑफ दैट। फिर आता है द्वैत वेदांत या ड्यूअलिज्म, जिसे शुरू किया था माधवाचार्य ने 13वीं सेंचुरी में, जो कहता है कि ब्राह्मण और आत्मन फंडामेंटली डिफरेंट हैं। ईश्वर यानी गॉड सुप्रीम है और जीवात्मा उससे अलग और उसका भक्त है। इसके अलावा एक और स्कूल ऑफ थॉट है द्वैत अद्वैत का यानी ड्यूअलिस्टिक नॉन ड्यूअलिज्म, जिसे शुरू किया था निम्बार्काचार्य ने, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म। आत्मन और ब्राह्मण रिलेटेड हैं बट दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं। एक और स्कूल ऑफ थॉट है अचिंत्य भेद अभेद, जिसे शुरू किया था चैतन्य महाप्रभु ने, जो कहता है आत्मन और ब्राह्मण में साइमल्टेनियस डिफरेंस और नॉन डिफरेंस है, ये लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता। तो क्या आचार्य प्रशांत उन सबको, उन सारे नुआंसेस को एड्रेस करते हैं या सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को ही असली वेदांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं? उनका क्लेम है कि वेदांत जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि उसे और गहराई में जीना है। ये एक बार को सही बात लग सकती है, लेकिन उनका ये कहना कि द हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ इटसेल्फ, ट्रू, प्योर, सिंपल, डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी, उनके हिसाब से यही है वेदांत। तो वो ये सब कहते कहते अल्टीमेट ट्रुथ को भी एक स्पेसिफिक एंशिएंट ट्रेडिशन के साथ बांध देते हैं। क्या ये जेन्युइन रिफॉर्म है या एक रीब्रांडिंग एक्सरसाइज है उस मॉडर्न एजुकेटेड ऑडियंस के लिए जो ट्रेडिशनल गुरुओं से तो दूर भागता है लेकिन इंडियन विजडम की तलाश में रहता है? आचार्य प्रशांत खुद को भी धर्म गुरुओं से, पोंगा पंडितों से दूर रखते हैं और ब्लाइंड फेथ को सख्ती से क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनकी काफी कमेंडेबल बात है। साथ ही साथ वो गीता या उपनिषद जैसे स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए एनकरेज करते हैं। कहा जाता है कि वो 17 प्रकार की गीता और 60 प्रकार के उपनिषद पढ़ाते हैं। इतनी एक्सटेंसिव नॉलेज इंप्रेसिव हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या इतने सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने से या उनके बारे में बात करने से किसी की जो इंसाइट्स हैं, किसी के विचार हैं, वो यूनिक या इररिफ्यूटेबल हो जाते हैं? खासकर जबकि इंटरप्रिटेशन एक ही व्यक्ति की तरफ से, एक ही साइड से आ रहा हो
और उसे ही फाइनल माना जा रहा हो। एक स्केप्टिक के लिए कोर इशू वही रहता है कि क्या ये एक डॉगमा का, हर धर्मिता का जेन्युइन रिजेक्शन है या सिर्फ एक सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है जो एक एंशिएंट टेक्स्ट को एक सेक्रेड पेडेस्टल पर रखती है कि इस पर सवाल नहीं करने का। क्या ये वेदांत सच में ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है या सिर्फ ये वेदांत अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रशांत है जिसमें उन्हीं की इंटरप्रिटेशन सर्वोपरि है। चलिए उनकी कुछ कोर टीचिंग्स को एक स्केप्टिकल नजर से, क्रिटिकल एग्नोस्टिक फिल्टर से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है ईगो डिसोल्यूशन यानी अहंकार का विसर्जन। प्रशांत ईगो को एक सेंट्रल विलेन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ईगो टूटेगा नहीं तब तक कोई अवेकनिंग नहीं होगी। ईगो को त्यागने का या ईगो को तोड़ने का जो आइडिया है वो कोई यूनिक आइडिया नहीं है। ये फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में काफी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल फ्रेमिंग में ईगो शैटरिंग या ईगो डिसोल्यूशन पर बहुत ज्यादा जोर है। एक लॉजिकल व्यू पॉइंट से क्या ईगो के प्रति ऐसा अग्रेसिव, ऐसा डिस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या हमेशा से एक हेल्दी अप्रोच माना जा सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही एंजाइटी, डिप्रेशन या आइडेंटिटी इश्यूज से जूझ रहा हो, तो ईगो शैटरिंग की बात बिना प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के उसकी कंडीशनिंग को और बिगाड़ सकती है, उसे और ज्यादा कंफ्यूज्ड या और ज्यादा अनस्टेबल कर सकती है। साइकोलॉजिकल अप्रोचेस जनरली ईगो को मैनेज करने, उसको अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट करने या उसके हेल्दी एस्पेक्ट्स को डेवलप करने पर जोर देती है, ना कि उसे पूरी तरीके से मिटा देने पर। तो क्या ये वन साइज फिट ऑल टाइप का स्पिरिचुअल सोल्यूशन है? दूसरा है ऑनेस्टी और सेल्फ इंक्वायरी। खुद से झूठ मत बोलो। ये बिना शक एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन मैसेज है। आचार्य प्रशांत का डायरेक्ट, नो नॉनसेंस अप्रोच इस मामले में लोगों को अपने सेल्फ डिसेप्शंस को कन्फ्रंट करना सिखाता है। बहुत से लोगों के लिए एक जरूरी वेकअप कॉल हो सकता है, लेकिन इस चीज को अचीव करने का उनका तरीका शायद सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये तरीका काफी कॉन्फ्रंटेशनल है, जो कभी कभी पब्लिक में किसी को नीचे दिखाना या कड़ी फटकार लगाने जैसा फील होता है। सवाल उठता है कि क्या ये तरीका लोगों की ईमानदारी को बाहर लाने का सबसे कंस्ट्रक्टिव तरीका है, या इससे लोग सिर्फ अपने एक डिफेंसिव स्टेट में चले जाते हैं और स्टेज पर अपनी बेइज्जती होने से बचने के लिए ऊपरी तौर पर अग्री कर लेते हैं। एक पावर डायनेमिक्स यहाँ पर साफ दिखाई देती है। एक स्टूडेंट या एक लिसनर एक आचार्य के सामने, एक टीचर के सामने जो इतने असर्टिव और कन्फ्रंटेशनल हैं, उनको चैलेंज करने में, फॉलो अप सवाल पूछने में जरूर हिचकिचाएगा। तो क्या ये सच में टू वे कम्युनिकेशन है, एक डायलॉग है, या सिर्फ वन वे, वन साइडेड डिस्कोर्स है जिसमें उन्हीं का जो पर्सपेक्टिव है, उन्हीं का व्यू पॉइंट है वो डोमिनेट करता है? नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस डॉगमास एंड रिचुअल्स। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आचार्य प्रशांत के साथ सारे एथीस्ट, सारे एग्नोस्टिक लोग, सारे स्केप्टिकल जो लोग हैं वो साथ में खड़े हुए दिखते हैं। उनका ब्लाइंड फेथ पर बात करना, बेमतलब के रिचुअल्स को तोड़ देना, मंदिर मस्जिद में जाकर मन्नतें मांगना और देवताओं के साथ बार्गेनिंग करने वाली मेंटेलिटी का खुला विरोध बहुत ही रिफ्रेशिंग है। वो कहते हैं रिजेक्ट ऑल दैट। साथ ही उनका ये कहना कि इंडिया इसलिए गुलाम नहीं था क्योंकि लोग बहुत स्पिरिचुअल थे, बल्कि इंडिया इसलिए गुलाम था क्योंकि लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, सिर्फ रिचुअलिस्टिक थे। ये भी एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक पैराडॉक्स भी बहुत तेजी से सामने आता है। जब वो ट्रेडिशनल रिलीजियस स्ट्रक्चर को बहुत शिद्दत के साथ डिसमेंटल करते हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली एक और स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं जो शास्त्रों की, उपनिषदों की सही समझ पर, सही सोच पर खड़ा हुआ है। तो बड़ा सवाल उठता है कि जब सारे स्क्रिप्चर्स गलत हो सकते हैं, तो वेदांतिक स्क्रिप्चर्स को इस स्क्रूटनी से अलग क्यों रखा गया, उनको एग्जेम्प्ट क्यों कर दिया गया? इसी से आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, एम्फेसिस ऑन डीप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर किसी भी एक नॉन बिलीवर, किसी भी एथीस्ट, एग्नोस्टिक या स्केप्टिकल या रैशनल पर्सन के साथ उनका सीधा साधा डिसएग्रीमेंट दिखेगा। रिलीजन के पॉपुलर तरीके को रिजेक्ट करने के बाद, रिचुअल्स को रिजेक्ट करने के बाद आचार्य प्रशांत वापस आ जाते हैं और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को ही विजडम और ट्रुथ का अल्टीमेट सोर्स बना देते हैं। वो कहते हैं कि इसका असली सार समझना बहुत जरूरी है। पर असली सवाल यह है कि ये असली सार डिफाइन कौन करेगा? कोई भी स्क्रिप्चर्स हो, गीता हो, उपनिषद हो या कोई भी और, खुद अक्सर एम्बिगुअस होते हैं। उनके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स उन्हें अलग अलग तरीके से समझाता आया है। और दूसरा ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये मानना ही क्यों कि ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स टाइमलेस विजडम या अल्टीमेट ट्रुथ हैं, उनकी हिस्टोरिकल, कल्चरल या लिटरेरी वैल्यू से अलग? एक स्केप्टिक या एक एथीस्ट पूछ सकता है कि क्या इनमें कही गई बातें टेस्टेबल हैं, वेरिफिएबल हैं, फॉल्सिफिएबल हैं, या ये भी एक तरह का फेथ बेस्ड क्लेम है, बस ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में? अक्सर यहाँ पर एक सर्कुलर रीजनिंग दिखाई देती है। ये शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि इनमें असली ज्ञान है, और ये असली ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस लूप से, इस सर्कुलर रीजनिंग से बाहर कैसे निकला जाए?
आचार्य प्रशांत का जो प्रेजेंटेशन है, पूरा डिमीनर है, बिना शक मॉडर्न और एंगेजिंग है। सिंपल, नॉन फ्लैशी कपड़े, डायरेक्ट इंग्लिश का इस्तेमाल जो एजुकेटेड अर्बन यूथ से कनेक्ट करता है, और यूनिवर्सिटी कैंपसेस जैसे IIT, IIMs में उनका रेगुलर सेशन। और वो कोई मिठास में लपेट कर बात करने वाले नहीं है, जेंटल सूदिंग गुरु नहीं है, ये हमें पता है। ये डायरेक्टनेस बहुत लोगों को अपील करती है, जो घुमा फिरा कर की गई बातें या फिर डिप्लोमेटिक स्पिरिचुअल टॉक्स सुन सुनकर थक चुके हैं, वो दूसरे स्पिरिचुअल गुरुज द्वारा प्रमोट किया गया स्यूडो साइंस जैसे वाटर मेमोरी, लेविटेशन का खुले आम विरोध करते हैं, उसको सिरे से खारिज कर देते हैं, जो एक रैशनलिस्ट व्यू पॉइंट से 100% अलाइन करता है। और काफी सराहनीय, काफी प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100% स्पिरिचुअल एजुकेटर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सेम रिगरस व्यू पॉइंट, एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म वेदांत के फंडामेंटल मेटाफिजिकल क्लेम्स पर भी करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो एस्ट्रोलॉजी को एकदम बकवास कहते हैं, और कहना भी चाहिए क्योंकि वो एक स्यूडो साइंस है। लेकिन क्या वो ब्रह्मन और आत्मन के एग्जिस्टेंस या फिर रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को भी उसी साइंटिफिक स्क्रूटनी से देखते हैं, या वहां पर ये अनुभव की बात है कहकर अलग स्टैंडर्ड अप्लाई कर देते हैं? इसे सेलेक्टिव स्केप्टिसिज्म कहा जा सकता है। उनका इंटेंस, कभी कभी शॉक ट्रीटमेंट जैसा कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल लोगों को झंझोड़ने का काम कर सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद भी आए, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ये अथॉरिटी को रीइंफोर्स करता है, उसी अथॉरिटी को जिसे वो रिजेक्ट करते हुए आए हैं। जब वो किसी के सवाल को बेवकूफाना सवाल या बचकाना सवाल कहकर रिजेक्ट कर देते हैं, या किसी इंडिविजुअल को ऑन स्टेज कड़ी भाषा में डांट फटकार देते हैं, तो क्या इससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जहां उनके कोर प्रेमाइसिस पर जेन्युइन क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और क्वेश्चनिंग इटसेल्फ डिस्करेज की जाती है? क्या ऑडियंस में बैठे लोग उनसे असहमति जताने में डरने लगते हैं? अगर आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और यहां तक बने हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा छूना चाहते हैं। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इसमें पहला है एंटी रिचुअलिस्टिक या सुपरस्टिशन का विरोध। उनका ब्लाइंड फेथ और बेमतलब के रिचुअल्स को सिरे से खारिज कर देना, उसका विरोध करना, वो एक बहुत बड़ा कॉमन ग्राउंड है। उनका एक कमेंट कि आप इस जनरेशन को आसमान में बैठे किसी सुप्रीम फिगर की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना सकते। बहुत से एथीस्ट लोगों को, रैशनल लोगों को सुनकर अच्छा लगे, लेकिन यहाँ भी एक अंडर करंट है। क्या वो यहाँ पर एक गॉड के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, या सिर्फ पॉपुलर नोशन ऑफ गॉड को और उसकी जगह पर एक इम्पर्सनल एब्स्ट्रैक्ट ब्राह्मण को ले आते हैं, जो एक और नॉन वेरिफिएबल कॉन्सेप्ट है? उनका ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन पर सवाल उठाना बहुत ही एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन जैसा हमने बार बार कहा कि ये सेम तरीका, सेम क्वेश्चनिंग, सेम विरोध वेदांत के दरवाजे पर आकर रुक क्यों जाता है, थक क्यों जाता है? नेक्स्ट आते हैं वीगनिज्म और एनवायरमेंट की बात। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि उनका एनिमल राइट्स में काम, जिसकी वजह से उनको पीटा का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन का अवार्ड भी मिला था। एनवायरमेंटल कंसर्न पर, स्पेशली क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग पर बोलना बहुत ही सराहनीय कदम। लेकिन यहाँ पर भी जब आप के लेक्चर्स को गहराई से देखेंगे तो वो इन सब की रूट्स को वेदांतिक प्रिंसिपल से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप एक स्केप्टिक हैं या स्केप्टिक बनना चाहते हैं, तो आपको पता है कि मॉरलिटी का स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन से ज्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। जो एक नॉन रिलीजियस या नॉन बिलीवर पर्सन है, वो भी एनवायरमेंट के लिए सोच सकता है, वो भी मॉरल हो सकता है, या इसका उल्टा एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल व्यक्ति भी इमोरल हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्पिरिचुअल अथॉरिटी और स्पिरिचुअल एब्सोल्यूटिज्म पर। कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी प्रोफाउंड क्यों ना हो, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हो सकता। आचार्य प्रशांत का गीता या उपनिषद पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रुथ के रूप में निर्भर रहना, भले ही वो उसे लॉजिकली इंटरप्रेट करने का दावा करते हो, तो भी वो अल्टीमेटली एक फेथ बेस्ड पोजीशन ही है। क्लेम्स जैसे आत्मन इज ब्रह्मन या लाइफ इज वननेस एंड इमॉर्टल भले ही कितने भी प्रोफाउंड लगे, बट वो एक मेटाफिजिकल अजम्पशंस ही हैं, ना कि एम्पेरिकली वेरीफाइड साइंटिफिक ट्रुथ। वो अक्सर बात करते हैं इनर रियलाइजेशन की प्रूफ के तौर पर, जो कि इनहेरेंटली एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति का अनुभव दूसरे व्यक्ति के लिए प्रूफ कैसे बन सकता है, खासकर जब साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, रिपीटेबिलिटी, फॉल्सिफिएबिलिटी और पीयर रिव्यूड एनालिसिस पर जोर देती हो। अगर वेदांत ही अल्टीमेट ट्रुथ ऑफर करता है, तो दुनिया भर की सारी फिलॉसफीज या दूसरे कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल सिस्टम्स जैसे बुद्धिस्ट, जैन, स्टोइक या एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो कि वेदांत से अलग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, वो क्या सब अधूरे या गलत हैं? ये हमें ले जाता है एक स्पिरिचुअलिस्टिक एब्सोल्यूटिज्म पर, जहां एक ही सिस्टम को सर्वोपरि माना जाता है। एक और क्रिटिसिज्म है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ।
आचार्य प्रशांत अक्सर मॉडर्न साइकोलॉजी थेरेपी या इवन साइंटिफिकली बैक्ड प्रैक्टिसेस जैसे माइंडफुल मेडिटेशन को अक्सर अधूरा ज्ञान या सुपरफिशियल बोल देते हैं और ये कहकर उसे डिसमिस कर देते हैं कि ये सब चीजें उन्हें वेदांतिक गोल जैसे मुक्ति या आत्मज्ञान तक नहीं लेके जाते। उन्होंने कुछ पॉपुलर सेल्फ हेल्प टेक्निक्स को भी सख्ती से क्रिटिसाइज किया है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि अगेन जैसे हमने पहले ही बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन से या सीवियर एंजाइटी से या ओसीडी से या बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो उसे सजेस्ट करना कि सिर्फ वेदांतिक ज्ञान ही अल्टीमेट समाधान है और यही उसकी स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का कारण है, ये एक ग्रॉस ओवर सिंप्लीफिकेशन है और उस व्यक्ति के लिए पोटेंशियली हार्मफुल है। ऐसे केसेस में एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन और थेरेपी हमेशा ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन होगा क्योंकि वो साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है और इन सब चीजों को स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस से रिप्लेस करना थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना हो सकता है। यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि स्पिरिचुअल वेल बीइंग इज ओवररेटेड। स्पिरिचुअल वेल बीइंग, किसी इंसान का स्पिरिचुअल होना उसकी मेंटल हेल्थ में उसको फायदा पहुंचा सकता है, पर जब इंसान उस लेवल पर है ही नहीं, वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, तो उसके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखेंगी। उसे पहले उस लेवल तक पहुंचना होगा कि वो इन सबको समझने की कोशिश कर सके और उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन आते हैं, इफ एट ऑल पॉसिबल। उसी से आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, कल्ट लाइक फॉलोइंग और एक इको चैम्बर पर। उनके एंटी डॉगमा स्टाइल के विपरीत सोशल मीडिया पर और उनके इवेंट्स में, और जब ये वीडियो आ जाएगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनके फॉलोअर्स में ऐसे एलिमेंट दिखते हैं कि जो उनके हर शब्द को सत्य मानकर बैठे हैं और उनके खिलाफ जो भी बोलता है उसको नीचा दिखाने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। मतलब वो उनके खिलाफ किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म, भले ही वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, वो नहीं झेल पाते और उसे अग्रेसिवली कभी कभी गालियों के फॉर्म में भी डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। ये एक तरह का इको चैम्बर क्रिएट करता है जहां पर एक ही तरह की बातें की जाती हैं और सभी एक ही तरीके से सोचते हैं। ऐसा कल्ट लाइक बिहेवियर किसी भी कैरिज्मेटिक व्यक्ति के आसपास बन सकता है जहां लीडर को सुपर ह्यूमन स्टेटस दे दिया जाता है और उनके विचारों को बिना क्वेश्चन के एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 6 में हम उनका कंपैरिजन करते हैं अपने समय के बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स जैसे जे कृष्णमूर्ति के साथ या ओशो के साथ। अब अगर जे कृष्णमूर्ति के साथ आचार्य प्रशांत की तुलना करें तो दोनों ही सेल्फ इंक्वायरी, अवेयरनेस और ट्रेडिशनल रिचुअल्स या डॉगमास को रिजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही फंडामेंटल और क्रूशल डिफरेंस देखने को मिलता है। जद्दू कृष्णमूर्ति ने सभी स्क्रिप्चर्स, सभी गुरुज और सभी स्पिरिचुअल अथॉरिटीज को अपनी खुद की अथॉरिटी सहित पूरी तरह से रिजेक्ट किया था। उनका फेमस स्टेटमेंट है, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। वो अक्सर कहते थे कि आपको किसी गुरु या किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। आचार्य प्रशांत जबकि डॉगमास के सख्त खिलाफ हैं, अपनी टीचिंग्स को वेदांतिक फिलोसफीज के साथ मजबूती से एंकर करके रखते हैं, जैसा हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति की जो अप्रोच है वो इंडिपेंडेंट, शायद थोड़ा सा एथिस्टिक या एग्नोस्टिक फॉर्म ऑफ इंक्वायरी के साथ ज्यादा जुड़ी हुई मिलेगी आपको। आचार्य प्रशांत एक आचार्य का, एक टीचर का रोल बहुत शिद्दत के साथ निभाते हैं। जे कृष्णमूर्ति ने ऐसे किसी भी रोल, किसी भी टाइटल को हमेशा अवॉइड किया और शायद जे कृष्णमूर्ति की ये कंसिस्टेंसी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। अब बात करते हैं उनके ओशो के साथ कंपैरिजन में। दोनों ही, ओशो और आचार्य प्रशांत, प्रोवोकेटिव हो सकते हैं, मेन स्ट्रीम रिलीजन के कड़े आलोचक हो सकते हैं और उनका इंटेलेक्चुअल अपील भी बहुत कॉमन दिख सकता है। ओशो ने भी दुनिया भर के रिलीजन्स और स्क्रिप्चर्स पर डिस्कोर्सेस दिए हैं, लेकिन ओशो अपनी कंट्रोवर्सीज, अपनी लाइफस्टाइल, अपने कम्यून बेस्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, जो आचार्य प्रशांत के अप्रोच से बिल्कुल अलग है। आचार्य प्रशांत थोड़े से ज्यादा इंटेलेक्चुअल फोकस्ड पर्सन दिखते हैं और ओशो का फ्लैम्बॉयंट शोमैनशिप की तुलना में जद्दू कृष्णमूर्ति की सीरियसनेस के साथ ज्यादा करीब दिखते हैं। ओशो अपनी तमाम कंट्रोवर्सीज के बावजूद अक्सर एक ज्यादा एक्सपेरिमेंटल, सेलिब्रेटिव और हार्ट सेंटर्ड पाथ की तरफ बात करते हैं, जबकि आचार्य प्रशांत का जो फोकस है वो प्रेडोमिनेटली ज्ञान मार्ग और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन की तरफ ज्यादा है। मतलब आचार्य प्रशांत एक ऐसा यूनिक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जहां वो जेके जैसी इंटेलेक्चुअल रिगर और एंटी रिचुअलिस्टिक अप्रोच को वेदांतिक फ्रेमवर्क के साथ ब्लेंड करते हुए दिखते हैं, लेकिन जहां पर जद्दू कृष्णमूर्ति सभी चीजों को रिजेक्ट करते हुए, सभी डॉगमास को रिजेक्ट करते हुए दिखते थे, वो थोड़ा आचार्य प्रशांत में मिसिंग लगता है।
आचार्य प्रशांत एक बहुत ही प्रभावशाली, आर्टिकुलेट और इंटेलिजेंट एजुकेटर हैं, जो बिना किसी शक के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, खासकर युवा लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका माइंडलेस रिचुअल्स को या सोशल कंडीशनिंग को कंप्लीटली रिजेक्ट करना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन किसी क्रिटिकल थिंकर के लिए, किसी स्केप्टिक के लिए भले ही वो पुराने ट्रेडिशनल गॉड्स को रिजेक्ट करते हुए दिखते हैं, पर अंततः वो वेदांत और स्पेसिफिक मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क में एक तरह का फेथ या अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हुए नजर आते हैं। हम सबकी अपने आप को और इस यूनिवर्स को समझने की जो यात्रा है वो अनंत है। इसके लिए डेफिनेटली एक खुला दिमाग चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा एक क्रिटिकल सवाल पूछने वाला दिमाग चाहिए। आचार्य प्रशांत जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को ऑब्जर्व करने से भी जरूरी टेक अवे ये है कि हम अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थॉट्स की शक्ति को मजबूत करें। अलग अलग सोर्सेस से विजडम या नॉलेज जरूर लें, लेकिन अंततः अपने विवेक और अपने तर्क के आधार पर ही अपने निष्कर्ष बनाएं। आचार्य प्रशांत पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अच्छे बुरे किसी प्रकार के। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा, पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट कीजिएगा, अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट का स्वागत है। इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। ओशो पर एक डीप डाइव हमने ऑलरेडी बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और थॉट प्रोवोकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जगाने वाले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।